नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय की यूट्यूब पर आपका स्वागत है। सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का निर्माण एवं समामेलन टॉपिक पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। अर्थात कोई भी व्यावसायिक इकाई के द्वारा, व्यापारिक इकाई के द्वारा कुछ व्यक्ति मिलकर के अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उस व्यापार या बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक हो जाता है। तो उस रजिस्ट्रेशन अर्थात समामेलन से पूर्व में निर्माण प्रक्रिया में से होकर गुजरना पड़ता है। वह निर्माण कंपनी का आवश्यक हो जाता है। कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी के व्यापार प्रारंभ करने तक चलती है। इस लंबी प्रक्रिया में अनेक व्यक्तियों को कई कार्य करने पड़ते हैं, कई प्रपत्र तैयार करने पड़ते हैं, कई वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इन समस्त कार्यों को करने के लिए हमें कंपनी की 3 अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें पहली अवस्था है परिवर्तन अवस्था, दूसरी अवस्था है पंजीयन या समामेलन अवस्था, तीसरी अवस्था है व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। इसके अंतर्गत हम पहली कंपनी का परिवर्तन ये अवस्था का हम अध्ययन करेंगे। पहले अर्थात कंपनी का परिवर्तन अर्थात कंपनी के निर्माण की कल्पना करना, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पूर्व के सभी कार्य करना और उनकी संकल्पना करना। कंपनी निर्माण की दशा में परिवर्तन प्राथमिक कार्य है। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है तो उस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल तथा पूछताछ करता है। वो उस कंपनी द्वारा किए जा सकने वाले व्यवसाय के क्षेत्र, स्वरूप, प्रकृति आदि के संबंध में विचार करता है तथा अनेक व्यक्तियों से विचार विमर्श करता है एवं परामर्श लेता है और कंपनी की एक स्थापना के संबंध में एक रूपरेखा तैयार करता है। इस प्रकार अनेक छोटे मोटे कार्यों को पूरा करने के बाद कंपनी की स्थापना का निर्णय लेता है। इस प्रकार कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों को की संपूर्ण श्रृंखला को ही परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन के संबंध में 2 प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं। पहली परिभाषा है गर्स्टनबर्ग। परिवर्तन का तात्पर्य व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करना, तत्पश्चात लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी संपत्ति तथा प्रबंध की योग्यता को एक व्यावसायिक इकाई के रूप में संगठित करना। दूसरी परिभाषा इसमें गुथमैन तथा डुगल ने परिभाषा दी है। कंपनी उस विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है जिसके एक व्यापार को जन्म दिया जाता है और उस विचार उस समय तक चलता रहता है जब तक व्यापार पूर्ण रूप से इस योग्य नहीं हो जाता है कि वह अपना कार्य चालू कर सके। इसी के अंतर्गत हम प्रवर्तक यानी प्रमोटर्स, संप्रवर्तक ये कौन होते हैं इसके संबंध में हम देखते हैं। अर्थात कंपनी के निर्माण की कल्पना करने वाले व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति। कंपनी की स्थापना होने के बाद में तो सामान्यतः हम देखते हैं कि एक सार्वजनिक कंपनी में असंख्य सदस्य होते हैं, निजी कंपनी में भी 200 तक सदस्य हो सकते हैं। लेकिन परिवर्तन की अवस्था के अंतर्गत जो प्रवर्तक कहलाते हैं वे बहुत सीमित मात्रा में होते हैं। 2, 4, 5, 10 व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के निर्माण की कल्पना करते हैं। अर्थात कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रारंभिक व्यक्ति होते हैं, वो प्रवर्तक कहलाते हैं। तो इस अधिनियम के अनुसार प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से जो निम्नलिखित कार्यों में से कोई ऐसा एक या अधिक कार्य पूरा करते हैं। जैसे नंबर 1 है जिसका नाम प्रविवरण में प्रवर्तक के रूप में लिखा या नामित किया गया है, जिसकी पहचान कंपनी की वार्षिक विवरणी में प्रवर्तक के रूप में कराई गई है, जिसका अंशधारी संचालक अथवा किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण होता है, जिसकी सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का संचालक मंडल कार्य करने का अभ्यस्त है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर हैसियत में सलाह, निर्देश या अनुदेश देता है तो उसे प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। जैसे कोई वकील वगैरह हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आदि व्यक्ति इसमें सलाह देने वाले व्यक्तियों परिवर्तन की अवस्था में नहीं होंगे। इसमें भी 2 प्रमुख परिभाषा दी गई प्रवर्तक के लिए। पहली मुख्य न्यायाधीश कॉकबर्न के अनुसार है प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य से कंपनी निर्माण का कार्य करता है और उसे चालू करने तथा उसे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाता है। दूसरी सर फ्रांसिस पॉमर के अनुसार भी एक परिभाषा है प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है, पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम तैयार करवाता है, उनकी रजिस्ट्री करवाता है और प्रथम संचालकों को चुनता है, प्रारंभिक अनुबंधों तथा परिविवरण यदि हों तो उसकी शर्तों को तय करता है तथा परिविवरण को प्रकाशित करने तथा पूंजी एकत्र करने का प्रबंध करता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रवर्तक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी कंपनी निर्माण की योजना की कल्पना करता है, उसके समामेलन एवं उसकी प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है तथा समामेलन के बाद जब वह अपना कारोबार करती है तो उसके अधिकांश हिस्सों के धारक के रूप में अथवा उसके संचालक के रूप में उसके संचालक मंडल को सलाह, निर्देश अथवा अनुदेश देता है। ऐसे व्यक्ति होंगे। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी कंपनी निर्माण की प्रक्रिया में पेशेवर व्यक्ति की हैसियत में कार्य करता है, सलाह देता है, प्रवर्तक नहीं माना जाता। जैसे आता है कोई वकील, लेखाकार, इंजीनियर, मूल्यांकक, ऐसे जो प्रवर्तक को अपने पेशेवर हैसियत में मदद करता है या सलाह देता है, ऐसे व्यक्तियों को प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। प्रवर्तक के कार्य, प्रवर्तक के भी कार्य होते हैं जो कंपनी निर्माण के संबंध में होते हैं। तो उनमें प्रमुख रूप से पहला कार्य कंपनी निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं का पता लगाना। प्रवर्तक का कार्य कंपनी निर्माण की कल्पना के साथ प्रारंभ हो जाता है। वह कंपनी निर्माण के लिए अपने मस्तिष्क में कल्पना करता है, स्वप्न देखता है और उनको साकार करने के लिए आवश्यक प्रयास करता है। इस हेतु वह कंपनी की कल्पना का वास्तविक परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन करता है। दूसरा इसमें प्रमुख कार्य दिया गया है विस्तृत अनुसंधान करना। प्रवर्तक जब कंपनी के निर्माण का प्रारंभिक अध्ययन कर लेता है, वह किसी निश्चित व्यवसाय की योजना बनाता है। प्रवर्तक इसी योजना का विस्तृत अनुसंधान करता है। वह इस व्यवसाय के बारे में कई तथ्य एवं आंकड़े एकत्रित करता है तथा उस व्यावसायिक योजनाओं का मूल्यांकन करता है। इस हेतु वह भावी लाभ की संभावना को ज्ञात करता है। इसी प्रकार वह सरकारी नीति का भी गहन अध्ययन करता है। वह कंपनी के उत्पादन में उपयोग आने वाले कच्चे माल, श्रम शक्ति के साधनों आदि का भी अनुमान लगाता है। वह कंपनी के उत्पादन, मांग तथा पूर्ति, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की संख्या आदि के संदर्भ में विस्तृत शोध करता है। इस संबंध में विशेषज्ञों की सेवाओं का भी उपयोग करता है। ऐसा करके ही प्रवर्तक कंपनी की सुदृढ़ आधार पर स्थापना कर सकता है। आवश्यक संसाधन जुटाना, कंपनी के लिए आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता होती है, वो भी प्रवर्तन अवस्था के अंतर्गत ही सोचे जाते हैं, व्यवस्था की जाती है। जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि कंपनी की कल्पना को सुदृढ़ आधार तथ्यों पर साकार रूप दिया जा सकता है, तब प्रवर्तक आवश्यक संसाधनों को जुटाने हेतु उपाय करता है। वो एक समुचित आकार सुविधाओं युक्त कार्यालय स्थापित करता है। कार्यालय कार्यों के लिए प्रबंधकों, कंपनी सचिव, लिपिकों आदि कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। इसी के साथ वो कंपनी की सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु आवश्यक अभिदाताओं की खोज भी करता है। इसी के साथ वह कंपनी के प्रथम संचालकों की खोज करता है। इतना ही नहीं, वह कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप समुचित स्थान पर भूमि, भवन आदि की भी खोज करता है। प्रारंभिक अनुबंध करना, शुरू के कार्य कंपनी की स्थापना के लिए जैसे प्रवर्तक को कुछ प्रारंभिक अनुबंध करने होते हैं। जैसे अनुबंध में भूमि, भवन क्रय करने, किराए पर लेने का अनुबंध, किसी विद्यमान व्यवसाय, कारखाने या संयंत्र आदि को क्रय करने या लीज किराए पर लेने का अनुबंध, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के उपयोग का अनुबंध, कंपनी सचिव, वकील आदि के साथ अनुबंध हो सकते हैं। ऐसे प्रत्येक अनुबंध में उस अनुबंध की शर्तों, प्रतिफल, गारंटी आदि के साथ उस अनुबंध से बाहर होने की शर्तों का भी अनुबंध होता है। वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल पैसों के संबंध में भी प्रस्तावित कंपनी की वित्तीय योजना का निर्माण करना भी प्रवर्तक का एक प्रमुख कार्य है। वह सर्वप्रथम अपने तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं यथा प्रारंभिक दैनिक व्यय एवं प्रारंभिक अनुबंधों के व्यय आदि का नियोजन करता है। तत्पश्चात वह अपनी प्रस्तावित कंपनी की पूंजी की आवश्यकता, पूंजी संरचना, पूंजी प्राप्ति के स्रोतों एवं पूंजी प्राप्ति के समय आदि का अध्ययन नियोजन करता है। वह इसी क्रम में कंपनी के बैंकों, अभिगोपकों, पूंजी निर्गमन प्रबंधकों, दलालों आदि के साथ अनुबंध करने की भी योजना तैयार करता है। कंपनी की जो कानूनी औपचारिकताएं हैं उनकी भी पूर्ति करने के संबंध में ये प्रवर्तक कार्य करता है। जिससे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थान, रहने राज्य का नाम निर्धारित करना, रजिस्ट्रार से कंपनी के नाम की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करना, पूंजी निर्धारित करना, सीमा नियम तैयार करना, अंतर नियम तैयार करना, कंपनी सीमा नियम अंतर नियमों पर अभिदाताओं के हस्ताक्षर करना, एक व्यक्ति कंपनी की दशा में सीमा नियम सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों की लिखित सहमति प्राप्त करना, कंपनी के प्रथम संचालक बनने की इच्छुक व्यक्ति संचालक बनने तथा आवश्यक अंश क्रय करने की लिखित सहमति प्राप्त करना आदि प्रमुख कार्य है जो कंपनी जो प्रवर्तक इनके लिए अपने तैयार करता है। कंपनी के समामेलन की कार्रवाई करना, अर्थात ये होने के बाद भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में भी कार्रवाई की जाती है। एक प्रवर्तक कंपनी के समामेलन के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। इस हेतु वह रजिस्ट्रार को कंपनी की समामेलन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। इस आवेदन पत्र के साथ वह सभी आवश्यक प्रपत्र भी संलग्न करता है। प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना, कंपनी के समामेलन के उपरांत प्रवर्तक सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाताओं से उन अंशों की राशि प्राप्त करता है जिनको लेने के लिए उन्होंने सहमति दी थी। तत्पश्चात
वह उस बात को सुनिश्चित करता है कि कंपनी की न्यूनतम अंश पूंजी का विधान से प्राप्त हो गया अथवा नहीं है। यदि नहीं तो कंपनी का प्रवर्तक ऐसे व्यक्तियों को खोजता है जो निजी प्रस्ताव के आधार पर शेष रही अंश पूंजी का विधान करने को तैयार हो सके। पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन, अर्थात कौन सा कहाँ पे उसका रजिस्टर्ड कार्यालय है, इसके संबंध में भी वो रजिस्ट्रार को अपना एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय के प्रमाण कंपनी के समामेलन के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना होता है। कोई भी कंपनी ऐसा करने से पूर्व अपने व्यवसाय को प्रारंभ नहीं कर सकती है। कंपनी के कामकाज का नियंत्रण करना, प्रवर्तक को कंपनी के अधिकांश हिस्सों का धारक होने के नाते अपनी कंपनी के कामकाज पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। सलाह निर्देश आदि देना, प्रवर्तक कंपनी के संचालक बन जाता है तो उस समय पर संचालक मंडल को सलाह निर्देश अनुदेश भी देते रहता है। और सभी संचालकों के पद त्याग करने पर संचालकों की नियुक्ति करना, कभी कभी किसी कंपनी के सभी संचालक एक साथ अपना पद त्याग देते हैं तो उन सभी का किसी भी कारण से पद रिक्त हो जाता है। ऐसे में प्रवर्तक को कंपनी के लिए आवश्यक संचालकों की नियुक्ति करनी होती है। ऐसे संचालक का कार्यकाल तब तक होता है जब तक कि साधारण सभा द्वारा संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। तो ये प्रवर्तन अवस्था के संबंध में विशेष बातें थी जिनका हमने विस्तार से डिस्कशन किया है यहाँ पे।